अध्याय 15 शरीर द्रव तथा परिसंचरण यानी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एनसीईआरटी आधारित क्विक रिवीजन नोट्स। ये एक बहुत ही शानदार विषय है जी, और आज हमारा एक स्पष्ट मिशन है। हमारे पास जो ये पीडीएफ दस्तावेज है, हम इसे पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक एक एक तथ्य और एक एक चित्र को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। ये सामग्री सिर्फ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि मानव शरीर के विज्ञान को गहराई से समझने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए है। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा परिसंचरण तंत्र असल में शरीर का एक लॉजिस्टिक नेटवर्क है। ये एक ऐसा अद्भुत और अथक पंपिंग सिस्टम है जो जन्म से लेकर अंत तक कभी नहीं रुकता। इस चर्चा में हम यह समझेंगे कि यह प्रणाली न केवल क्या करती है, बल्कि इसके पीछे का विज्ञान कैसे काम करता है। तो चलिए सीधे अपने नोट्स के पहले पन्ने से शुरुआत करते हैं। शीर्षक है रक्त और प्लाज्मा। हाँ, ब्लड एंड प्लाज्मा। यहाँ मूल अवधारणा बिल्कुल जस की तस लिखी है। रक्त बराबर प्लाज्मा 55% प्लस संगठित पदार्थ 45%। इसे समझने के लिए रक्त को सिर्फ एक लाल तरल के रूप में देखना बंद करना होगा। जो 55% प्लाज्मा है वो दरअसल एक नदी की तरह है जिसमें बाकी चीजें तैरती हैं। इसके नीचे प्लाज्मा के बारे में लिखा है, रंग हल्का पीला गाढ़ा तरल, घटक 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन। जी, इसमें ज्यादातर पानी है, लेकिन जो 6 से 8% प्रोटीन है वो बहुत खास है। फिर नोट्स में 3 प्रोटीनों की एक तालिका है। पहला है फाइब्रिनोजेन, रक्त का थक्का, दूसरा ग्लोब्यूलिन, प्रतिरक्षा तंत्र, तीसरा एल्ब्यूमिन, परासरणी संतुलन। मैं समझाता हूँ। फाइब्रिनोजन वो प्रोटीन है जो चोट लगने पर खून बहने से रोकता है। ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बाहरी बीमारियों से लड़ते हैं। और ये जो परासरणी संतुलन है, इसका सीधा सा मतलब है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन नसों के अंदर पानी की सही मात्रा को बनाए रखता है ताकि नसें गुब्बारे की तरफ फूलकर फट ना जाएं। अच्छा, और नीचे एक महत्वपूर्ण नोट है, बिना थक्का कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये तथ्य बहुत काम का है। जब भी प्रयोगशाला में रक्त की जांच होती है तो खून जमाने वाले तत्वों को हटा दिया जाता है और जो बचता है वही सीरम कहलाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें 55% पीला तरल, जिसे प्लाज्मा कहा गया है, ऊपर तैर रहा है और 45% लाल रंग का हिस्सा यानी संगठित पदार्थ नीचे बैठा हुआ है। सही कहा। जब रक्त को एक मशीन में तेजी से घुमाया जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, तो बाहरी कण गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं और हल्का पीला प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। ये चित्र उसी प्रक्रिया को दिखा रहा है। प्लाज्मा की बात तो हो गई, अब रक्त का वो हिस्सा जो इसे लाल रंग देता है और जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठा है, उसके बारे में नोट्स में पढ़ते हैं। ये हिस्सा है संगठित पदार्थ, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। जी, यहाँ लिखा है संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, सर्वाधिक। निर्माण वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में। आकार उभयावतल, केंद्रक अनुपस्थित। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त। औसत आयु 120 दिन। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है लाल रक्त कणिकाओं का डिजाइन। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। इनका जो उभयावतल आकार है, मतलब दोनों तरफ से अंदर की ओर दबा हुआ होना, ये सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है जिससे ये ज्यादा ऑक्सीजन सोख सकें। बिल्कुल। और एक और बहुत रोचक बात है इनका बिना केंद्रक यानी न्यूक्लियस के होना। इसे ऐसे समझें कि एक मालगाड़ी अपने इंजन का एक हिस्सा इसलिए हटा देती है ताकि उसमें ज्यादा माल यानी हीमोग्लोबिन भरा जा सके। और एक विशेष तथ्य दिया गया है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। हाँ, इनकी 120 दिन की एक निश्चित उम्र होती है। जब ये पुरानी और कमजोर हो जाती हैं तो ये शरीर के एक अंग प्लीहा यानी स्प्लीन की बारीक नलियों से गुजरते हुए टूट जाती हैं। इसीलिए इसे इनका कब्रिस्तान कहा जाता है। ये तो शरीर का अपना एक रिसाइकलिंग प्लांट हो गया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक 3D लाल रक्त कणिका जो एक डोनट की तरह या फिर बीच से दबे हुए एक गोल पेड़े की तरह दिखती है, जिसका रंग गहरा लाल है। अब बच्चों को समझाने के लिए ये एकदम सही आकार है। इसी लाल सेना के साथ साथ रक्त में एक और रक्षक सेना होती है। अगले हिस्से में संगठित पदार्थ श्वेत रक्त कणिका का जिक्र है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ लिखा है रंगहीन, केंद्रक युक्त, संख्या
6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। लाल रक्त कणिका, लेकिन इनके काम बहुत विशिष्ट हैं। इन्हें शरीर की रक्षा करने वाली सेना समझें। फिर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कणिकाणु, जिसमें 3 प्रकार है। न्यूट्रोफिल 60 से 65%, जीवाणु भक्षण। इओसिनोफिल 2 से 3%, संक्रमण से बचाव, एलर्जी। और बेसोफिल 0.5 से 1%, हिस्टामीन सेरोटोनिन स्राव। कणिकाणु वे कोशिकाएं हैं जिनके अंदर छोटे छोटे दाने या कण होते हैं। इनमें न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं और ये सीधे युद्ध के मैदान में उतरने वाले सैनिक हैं जो बाहरी जीवाणुओं को खा जाते हैं। दूसरा भाग है अकण कोशिका, जिसमें 2 प्रकार हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25%, प्रतिरक्षा बी और टी सेल्स। और मोनोसाइट 6 से 8%, भक्षण कोशिका। दूसरी तरफ ये अकण कोशिकाएं हैं जिनमें दाने नहीं होते। इनमें लिम्फोसाइट्स खुफिया एजेंट की तरह हैं। ये बीमारियों की पहचान, याद रखते हैं और सटीक हथियार यानी एंटीबॉडी बनाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है इन 5 प्रकार के WBC के अलग अलग चित्र। हर एक के अंदर जो केंद्रक है वो अलग अलग आकार का है। किसी में ये हेडफोन जैसा लग रहा है तो किसी में ये राजमा के बीज जैसा दिख रहा है। यह अलग अलग आकार ही प्रयोगशाला में इनकी पहचान कराता है। इसी संगठित पदार्थ के तीसरे और अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है पट्टिकाणु और रक्तस्कंदन। यहाँ लिखा है पट्टिकाणु मेगा कैरियोसाइट से निर्मित, संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। सबसे पहले इस मेगा कैरियोसाइट शब्द को समझते हैं। ये अस्थि मज्जा में मौजूद बहुत बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो टूट टूट कर छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। इन्हीं टुकड़ों को पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। फिर स्कंदन की प्रक्रिया का एक फ्लो चार्ट है। चोट, फिर थ्रोम्बोकाइनेज, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजन, फिर फाइब्रिन के धागे और अंत में थक्का। यह पन्ना प्रकृति के बेहतरीन इमरजेंसी सीलिंग सिस्टम को दर्शाता है। जब शरीर में कोई चोट लगती है तो खून जमने की प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। और फ्लो चार्ट के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉक्स है। कैल्शियम आयन अनिवार्य है। बिल्कुल। चोट लगने पर थ्रोम्बोकाइनेज नाम का रसायन निकलता है। ये खून में सोए हुए प्रोथ्रोम्बिन को जगाकर थ्रोम्बिन में बदल देता है और फिर ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में घुले हुए फाइब्रिनोजन को ठोस फाइब्रिन के धागों में बदल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम की भूमिका एक चाबी की तरह है, जिसके बिना ये ताला नहीं खुल सकता। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक कटी हुई रक्त वाहिका, जिसके मुहाने पर पीले रंग के फाइब्रिन के धागों का एक जाला बन गया है। इस जाले में लाल रक्त कणिकाएं और कुछ सफेद तारे जैसी प्लेटलेट्स फंस गई हैं, जिससे खून का बाहर निकलना बंद हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी टूटे हुए पाइप पर जाली लगाकर उसे सील कर दिया गया हो। अब आगे रक्त के प्रकारों की बात करते हैं। ये हिस्सा है एबीओ रक्त समूह। यहाँ लिखा है आधार आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए या बी की उपस्थिति। रक्त चढ़ाने से पहले से समझना जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। फिर एक टेबल दी गई है। रक्त समूह ए, आरबीसी पर एंटीजन ए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी। रक्त समूह बी, आरबीसी पर एंटीजन बी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए। इसे आसानी से ऐसे समझें कि एंटीजन लाल रक्त कणिका का पहचान पत्र है और एंटीबॉडी शरीर के सुरक्षा गार्ड है। अगर किसी का रक्त समूह ए है तो उसके खून में ए का पहचान पत्र है और शरीर बी वाले खून को बाहरी मानकर उसके खिलाफ एंटी बी सुरक्षा गार्ड तैनात रखता है। आगे टेबल में है रक्त समूह ए बी, आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं, विशेषता सर्वग्राही। और रक्त समूह ओ, आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं, प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी ए एंटी बी, विशेषता सर्वदाता। अब ए बी समूह को देखिए। इसके पास ए और बी दोनों पहचान पत्र हैं, इसलिए ये किसी को बाहरी नहीं मानता। इसीलिए ये सर्वग्राही है, किसी का भी खून ले सकता है। वहीं ओ रक्त समूह के पास कोई पहचान पत्र होता ही नहीं है, इसलिए ओ सर्वदाता है। एबीओ प्रणाली के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण प्रणाली है। अगला विषय है आरएच समूह और गर्भ रक्ताणु को रखता। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है आरएच कारक 80% मनुष्यों में उपस्थित, समस्या यदि माता आरएच नेगेटिव और भ्रूण आरएच पॉजिटिव हो। ये एक बहुत ही संवेदनशील चिकित्सकीय स्थिति है। आरएच फैक्टर भी एक तरह का एंटीजन या पहचान पत्र है।
समस्या तब आती है जब मां के खून में ये पहचान पत्र नहीं है पर बच्चे का खून RH पॉजिटिव हो। प्रक्रिया दी गई है। पहला, प्रथम प्रसव, माता का रक्त भ्रूण के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आता है। दूसरा, माता में RH एंटीबॉडी बनती है। तीसरा, दूसरा प्रसव, एंटीबॉडी भ्रूण की RBC नष्ट करती हैं। उपचार, पहले प्रसव के बाद एंटी RH टीका। मैं इसे समझाता हूँ। पहली प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर खून आपस में नहीं मिलता, लेकिन प्रसव के समय थोड़ा बहुत खून मिल जाता है। माँ का शरीर इस नए खून को देखकर सतर्क हो जाता है और हथियार बना लेता है। अगर दूसरी प्रेगनेंसी में फिर से बच्चा RH पॉजिटिव हुआ तो ये एंटीबॉडीज भ्रूण के खून में चली जाती हैं और उसकी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने लगती हैं। पर राहत की बात यह है कि पहले प्रसव के तुरंत बाद मां को एक टीका दिया जाता है जो इन एंटीबॉडीज को बनने ही नहीं देता। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गर्भवती महिला का आरेख, जिसमें माता का रक्त और भ्रूण का रक्त अलग अलग दिखाया गया है और उनके बीच एक संपर्क क्षेत्र है जहाँ से कुछ छोटे छोटे हथियार जैसी संरचनाएं गुजर रही हैं और भ्रूण के लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ रही हैं। यह चित्र इस जटिल प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देता है। रक्त और उसके प्रकारों को समझने के बाद अब एक और तरल पदार्थ की बारी है। विषय है लसिका या लिम्फ। यह लिखा है परिभाषा, रक्त केशिकाओं से निकला रंगीन द्रव, कार्य, पोषक पदार्थों और हार्मोन का संवहन, वसा का अवशोषण लैक्टियल द्वारा। लसिका तंत्र को शरीर का एक समानांतर ड्रेनेज सिस्टम कहा जा सकता है। जब खून बहुत बारीक नसों से गुजरता है तो दबाव के कारण पानी और कुछ पोषक तत्व रिस कर बाहर आ जाते हैं। ये द्रव कोशिकाओं को पोषण देता है। और ये वापस कैसे जाता है? इसे वापस खून में ले जाने के लिए लसिका तंत्र काम आता है। इसके अलावा आंतों में जो फैट होता है उसके कण बहुत बड़े होते हैं। उन्हें आंतों में मौजूद विशेष लसिका वाहिकाएं, जिन्हें लैक्टियल कहते हैं, अवशोषित करती हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लाल रंग की धमनी से छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं, जिनके बीच में कुछ तरल पदार्थ ऊतकों के बीच बह रहा है, जिसे ऊतक द्रव कहा गया है। और फिर वो द्रव हरे रंग की लसिका वाहिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो बिल्कुल एक जाल की तरह बिछी हुई है। यह शरीर की बहुत ही कुशल व्यवस्था है। अब जीवों के विकास के साथ परिसंचरण कैसे बदला है, इसे देखते हैं। विषय है परिसंचरण के प्रकार। यहाँ लिखा है मछलियां 2 कक्ष, एकल परिसंचरण, उभयचर 3 कक्ष, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, स्तनधारी 4 कक्ष, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। और नीचे लिखा है अपवाद, मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। यह हिस्सा विकासवाद की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। मछलियां पानी में रहती हैं, उन्हें ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, इसलिए उनका 2 कक्ष वाला पंप पर्याप्त है। जब जीव जमीन पर आए, जैसे मेंढक, तो 3 कक्ष बने। लेकिन स्तनधारी बहुत सक्रिय जीव हैं, इसलिए 4 कक्षों वाला एक उन्नत पंप है, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध खून बिल्कुल अलग रहता है। मगरमच्छ रेंगने वाला जीव होते हुए भी 4 कक्ष रखता है। ये एक दिलचस्प अपवाद है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 अलग अलग हृदयों के आरेख। मछलियों वाले में केवल 2 हिस्से हैं, एक लाल और एक नीला। उभयचर वाले में ऊपर 2 और नीचे एक बड़ा हिस्सा है, जहां नीला और लाल रंग आपस में मिलकर जामुनी सा हो रहा है। और स्तनधारी वाले में 4 स्पष्ट हिस्से हैं, जहां लाल और नीला खून बीच की एक दीवार के कारण बिल्कुल अलग अलग बह रहा है। बिल्कुल, दीवार के कारण खून का मिश्रण नहीं होता। इसी 4 कक्ष वाले मानव हृदय की संरचना को अब गहराई से समझते हैं। विषय है मानव हृदय की संरचना। यहाँ लिखा है आवरण, हृदयावरणी। कक्षों के नाम है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। मानव हृदय को एक 4 कमरों वाले घर की तरह समझा जा सकता है। ऊपर के 2 कमरे अलिंद हैं, जो खून को प्राप्त करते हैं। नीचे के 2 बड़े कमरे निलय हैं, जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि इन्हें पूरे शरीर में दबाव के साथ खून पंप करना होता है। बाहर एक डबल लेयर का सुरक्षा कवर होता है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदयावरणी कहते हैं। कपाटों के नाम दिए गए हैं त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी या मिट्रिल कपाट और अर्धचंद्र कपाट। ये कपाट या वाल्व 1 वे दरवाजे की तरह काम करते हैं। खून अलिंद से निलय में आ तो सकता है, लेकिन जब निलय सिकुड़ता है तो ये दरवाजे कसकर बंद हो जाते हैं, ताकि खून उल्टी दिशा में ना बहे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है मानव हृदय का आंतरिक क्रॉस सेक्शन, जिसमें ऊपर के 2 छोटे कक्ष अलिंद हैं और नीचे के 2 बड़े कक्ष निलय हैं। इनके बीच में कुछ सफेद दरवाजों जैसी संरचनाएं हैं, जो कपाट हैं,
और तीरों के माध्यम से खून का रास्ता दिखाया गया है कि कैसे वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहा है। हाँ, तीरों से रक्त प्रवाह की दिशा एकदम साफ हो जाती है। संरचना के बाद इस पंप को चलाने वाली मोटर के बारे में पढ़ते हैं। विषय है नोडल ऊतक। यहाँ लिखा है SAN गति प्रेरक या पेसमेकर, AVN बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स। हृदय के पास अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। इस वायरिंग की शुरुआत SAN या साइनो एट्रियल नोड से होती है। नीचे एक महत्वपूर्ण बॉक्स है। SAN सबसे अधिक क्रिया विभव 70 से 75 प्रति मिनट पैदा करता है, इसलिए ये पेसमेकर कहलाता है। क्रिया विभव का मतलब है वो विद्युत संकेत जो मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश देता है। SAN बिना बाहरी मदद के हर मिनट 70 से 75 बार ये संकेत पैदा करता है। ये करंट फिर AVN से होता हुआ बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर के जरिए पूरे हृदय में फैल जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है हृदय के भूरे रंग के क्रॉस सेक्शन के अंदर एक पीले रंग का नेटवर्क फैला हुआ है जो ऊपर दाएं कोने यानी SAN से शुरू होकर बीच में AVN तक आता है और फिर धागों की तरह पूरे निचले हिस्से में फैल जाता है। बिल्कुल किसी सर्किट बोर्ड की तरह। इस विद्युत प्रणाली से हृदय कैसे सिकुड़ता है ये अगली स्लाइड में है। विषय है हृदय चक्र। यहाँ लिखा है समय अवधि 0.8 सेकंड। ये चक्र हमें बताता है कि एक धड़कन में क्या क्या होता है। इसके 3 हिस्से दिए गए हैं। पहला अलिंद प्रकुंचन 0.1 सेकंड, रक्त प्रवाह 30% बढ़ता है। दूसरा निलय प्रकुंचन 0.3 सेकंड, AV कपाट बंद, लब ध्वनि, अर्धचंद्र कपाट खुले। तीसरा संयुक्त अनुशिथिलन 0.4 सेकंड, अर्धचंद्र कपाट बंद, डब ध्वनि। सबसे पहले सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए ऊपर वाले कक्ष सिकुड़ते हैं, फिर 0.3 सेकंड के लिए नीचे वाले बड़े कक्ष पूरी ताकत से सिकुड़ते हैं। वॉल्व के इसी बंद होने की आवाज लब कहलाती है। इसके बाद अगले 0.4 सेकंड तक पूरा हृदय आराम करता है। इस दौरान बाहर वाले अर्धचंद्र वॉल्व बंद होते हैं और उनकी आवाज डब होती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गोल चक्राकार पाई चार्ट जो 0.8 सेकंड के समय को दर्शाता है। इसमें 3 हिस्से बांटे गए हैं और हर हिस्से में हृदय की सिकुड़ती और फैलती हुई स्थिति के चित्र बने हैं। ये समय के साथ हृदय की अवस्था को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा है। यहाँ लिखा है हृदय निकास का सूत्र प्रवाह आयतन गुणा हृदय दर। गणना दी है 70 मिलीलीटर गुणा 72 बराबर लगभग 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर प्रति मिनट। प्रवाह आयतन वो खून है जो हृदय एक बार धड़कने पर बाहर फेंकता है, जो लगभग 70 मिलीलीटर होता है। जब ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो ये मिलकर 5 लीटर बन जाता है। इसका अर्थ है कि 1 मिनट के अंदर शरीर का लगभग पूरा रक्त हृदय से होकर गुजर जाता है। और ध्वनियों में लिखा है लब प्रथम ध्वनि, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद, लो पिच, डब द्वितीय ध्वनि, अर्धचंद्र कपाट बंद, हाई पिच। हाँ, पहली आवाज की पिच थोड़ी भारी होती है जबकि दूसरी आवाज थोड़ी तेज और तीखी होती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ध्वनि तरंगों का एक ग्राफिक्स जिसमें लब की तरंगे थोड़ी लंबी और नीची दिखाई गई हैं, जबकि डब की तरंगे छोटी और तीखी हैं। इन आवाजों के साथ साथ विद्युत तरंगों को मापने का भी एक तरीका है। विषय है विद्युत हृदयलेख या ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अस्पताल के मॉनिटर वाली लाइन। यहाँ लिखा है P तरंग अलिंदों का विध्रुवण संकुचन, QRS सम्मिश्र निलय का विध्रुवण संकुचन, T तरंग निलय का पुनर्ध्रुवण सामान्य अवस्था। और नीचे लिखा है QRS की संख्या बराबर हृदय दर। यहाँ विध्रुवण का मतलब है वो अवस्था जब विद्युत संकेत मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश देता है। P तरंग दिखाती है कि ऊपर वाले कक्षों में करंट दौड़ा है। फिर जो ऊंची चोटी आती है QRS, वो दिखाती है कि मुख्य पंप में शक्तिशाली करंट दौड़ा है। और पुनर्ध्रुवण का मतलब है वापस सामान्य अवस्था में आना। अगर हम QRS चोटियों को गिन लें तो हृदय की धड़कन का पता चल जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ पेपर पर एक लाइन जो पहले थोड़ी उठकर P तरंग बनाती है, फिर अचानक नीचे जाकर एक बहुत ऊंची चोटी यानी QRS बनाती है और अंत में एक छोटी सी लहर T तरंग के रूप में बनाती है।
ये ईसीजी पैटर्न का एकदम सटीक चित्रण है। रक्त के पूरे नास्ते को समझने के लिए अगला विषय है द्विसंचरण या डबल सर्कुलेशन। यहाँ लिखा है फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, महाधमनी, और 2 चक्र दिखाए गए हैं, फुफ्फुसीय और दैहिक। साथ ही यकृत निवाही का तंत्र का भी जिक्र है। दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि रक्त को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। पहले चक्कर में हृदय अशुद्ध नीले खून को फेफड़ों में भेजता है, दूसरे चक्कर में हृदय इस शुद्ध लाल खून को पूरे शरीर में भेजता है। यकृत निवाही का तंत्र एक विशेष बाईपास है जो आंतों से निकले रक्त को सीधे हृदय में जाने से पहले यकृत या लीवर में ले जाता है ताकि पाचन तंत्र से आए तत्वों की जांच हो सके। यहाँ चित्र में दिखाया गया है फेफड़ों, हृदय और शरीर के अंगों के बीच एक 8 के आकार का रास्ता। इसमें लाल रंग की नलियां ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून ले जा रही हैं और नीले रंग की नलियां बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध खून वापस ला रही हैं। हृदय इस पूरी प्रणाली को चलाता तो है, लेकिन इसका नियंत्रण मस्तिष्क करता है। जी, अगला पन्ना है हृदय क्रिया का नियमन। यहाँ लिखा है मेडुला ओब्लागेंटा। 2 तंत्रिकाओं दिखाई गई हैं। अनुकंपी तंत्रिका हृदय दर और निकास बढ़ता है, परानुकंपी तंत्रिका हृदय दर कम होती है। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स भी दिया गया है। मस्तिष्क निचले हिस्से में मेडुला ओब्लागेंटा होता है। यहाँ से 2 नियंत्रण तार हृदय तक जाते हैं। अनुकंपी तंत्रिका एक एक्सेलेटर की तरह काम करती है जो धड़कन बढ़ा देती है। परानुकंपी तंत्रिका ब्रेक का काम करती है जो धड़कन सामान्य करती है। एड्रिनल ग्रंथि आपात स्थिति में हार्मोन छोड़कर हृदय की गति तुरंत बढ़ा देती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक व्यक्ति के मस्तिष्क से कुछ तार जैसी संरचनाएं निकलकर सीधे हृदय तक जा रही हैं जो इन तंत्रिकाओं को दर्शाती हैं, और नीचे गुर्दे के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि भी दिखाई गई है। ये तंत्रिका नियंत्रण को बहुत अच्छे से दिखाता है। जब ये पूरी जटिल प्रणाली गड़बड़ा जाती है तो क्या होता है? अगले पन्ने पर है परिसंचरण की विकृतियां, भाग 1। यहाँ पहला है उच्च रक्तदाब। सामान्य 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी, 140/90 से ऊपर उच्च रक्तदाब है। हानि मस्तिष्क और वृक्क को नुकसान। 120 दबाव तब होता है जब हृदय सिकुड़ता है और 80 तब जब वो आराम करता है। अगर ये लगातार 140/90 से ऊपर रहे तो इसका असर मस्तिष्क और किडनी की बारीक नसों पर पड़ता है। दूसरा है हृद धमनी रोग या CAD। कारण कैल्शियम वसा कोलेस्ट्रॉल का जमाव, लूमेन संकरा हो जाता है। इस रोग में हृदय को रक्त देने वाली नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। इससे नली के अंदर का रास्ता, जिसे लूमेन कहते हैं, सिकुड़ जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तरफ BP मापने वाली मशीन है जिस पर 140/90 लिखा है, और दूसरी तरफ एक कटी हुई रक्त नलिका है जिसके अंदर किनारों पर पीले रंग का कचरा यानी कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जिससे खून के बहने का रास्ता बहुत पतला हो गया है। चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। इसी से जुड़ी अगली स्लाइड है परिसंचरण की विकृतियां, भाग 2। यहाँ 4 स्थितियां दी गई हैं। पहला, हृदूष या एंजाइना, सीने में तीव्र दर्द, हृदय पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलना। दूसरा, हृदपात या हार्ट फेलियर, हृदय पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पा रहा। तीसरा, हृदघात या हार्ट अटैक, रक्त आपूर्ति रुकने से पेशी की मृत्यु। और चौथा, कार्डियक अरेस्ट, हृदय का धड़कना पूरी तरह बंद। चिकित्सा विज्ञान में इन चारों के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है। एंजाइना असल में एक चेतावनी है, सीने में दर्द। हार्ट फेलियर तब होता है जब हृदय की पंप करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हार्ट अटैक पूरी तरह से प्लम्बिंग की समस्या है, जहां रुकावट के कारण हृदय की मांसपेशी मरने लगती है। और अंत में कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल समस्या है, जहां हृदय का विद्युत तंत्र काम करना बंद कर देता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 4 अलग अलग स्थितियां। पहले में एक व्यक्ति सीने को पकड़कर दर्द महसूस कर रहा है। दूसरे में हृदय थका हुआ और कमजोर सा दिख रहा है। तीसरे चित्र में हृदय के एक हिस्से पर काला निशान है जो उस हिस्से के डैमेज होने को दिखा रहा है। और चौथे में एक ECG की बिल्कुल सीधी लाइन और एक स्टॉप का निशान है। इन चित्रों से इन गंभीर स्थितियों का अंतर समझना बहुत आसान हो गया है। और अब हम इस दस्तावेज के आखिरी पन्ने पर पहुंच गए हैं। त्वरित सारांश, सूत्र और संख्याएं।
यहाँ पूरे चैप्टर के नंबर एक साथ दिए गए हैं। कोशिका संख्या आरबीसी पार्ट से 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000, प्लेटलेट्स 1.5 से 3.5 लाख, सामान्य मान एचबी 12 से 16, बीपी 120/80, एचआर 72, समय और आयतन साइकिल 0.8 सेकंड, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर, कार्डियक आउटपुट 5000 मिलीलीटर, ईसीजी सूत्र क्यूआरएस काउंट बराबर हार्ट रेट। ये डैशबोर्ड शरीर की सामान्य मानकों का एक बेहतरीन सारांश है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में ये आंकड़े इसी सीमा में होने चाहिए। जब भी ये नंबर ऊपर या नीचे होते हैं तो ये संकेत होता है कि इस लॉजिस्टिक नेटवर्क में कोई गड़बड़ी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही साफ सुथरा डैशबोर्ड जिसमें सारे मुख्य आंकड़े छोटे छोटे आइकन्स के साथ सजे हुए हैं, जैसे रक्त की बूंद, स्टेथोस्कोप और घड़ी, जिससे इन्हें याद रखना आसान हो जाता है। तो ये था हमारा आज का अध्याय 15, शरीर द्रव तथा परिसंचरण का। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।